हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, अगर आपने इनसे पहले ये 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके ये देखिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। और अगर आपने देख लिया है तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो मिस्टर एस अब लेटर नंबर 3 निकालते हैं। लेटर नंबर 3 जिसका नाम होता है द रिवेंज, और शुरू होती है एक साइकोपैथ वर्सेस साइकोपैथ। एंड गाइस, अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो एक साइकोपैथ के POV से है। सो एंजॉय दिस स्टोरी। Be warned, I believe that what you are about to read is a journal of a psychopath. Well, पिछले लेटर में मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे डस्टिन के भाई का मैसेज आया था, जिसमें वो मुझे कह रहा था that I shouldn't have done that. Okay, तो अब अगर वो साइकोपैथ है जैसा कि सब क्लेम कर रहे हैं, तो I'm pretty sure कि वो मेरे पीछे आने वाला है, और वो बाकी लोगों की तरह एग्रेसिवली नहीं बल्कि छुपके से, स्मार्ट तरीके से पूरा एनालाइज करके मेरे पीछे आएगा। ओके, सो इससे पहले वो मेरे पीछे आए, मुझे उसके बारे में पता करना पड़ेगा। मैं यही सोच के दौड़ के जाता हूँ। मैं डस्टिन के रूम में जाता हूँ, सब जगह सर्च करने लगता हूँ, कहीं तो उसके भाई के बारे में कुछ तो पता चलेगा। बट पूरा सर्च करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं उसके ड्रॉर यहाँ वहाँ सब देखता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। अब अगर मुझे उसके भाई के बारे में पता करना है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन करी थी रिगार्डिंग डस्टिन्स डेथ, मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि एक्चुअली सर मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उसके भाई को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ अबाउट डस्टिन और जो भी उसके साथ हुआ। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी होगा तो प्लीज़ आप मुझे दे दें। पुलिस वाले बोलते हैं बेटा अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वेल, वहाँ से भी मुझे निराशा ही मिलती है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसके भाई के बारे में मुझे पता चल सके। कि तभी मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैं मैसेज खोल कर देखता हूँ और उसमें लिखा होता है व्हाट यू डिड टू मी आई विल डू द सेम टू यू। वेल, ये काइंड ऑफ अ धमकी है। मैंने उसको क्या किया? ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस उसके भाई को ही तो मारा है। मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा। सो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, एक्चुअली काफ़ी भी नहीं, थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि डस्टिन के भाई की चाल क्या है। सो मैंने उसकी फैमिली को हर्ट किया है। सो ऑब्वियसली ही विल गो आफ्टर माई फैमिली। बट उस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, वो सब तो मेरे सिर्फ फॉस्टर पेरेंट्स हैं और मुझे उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो अगर वो सोच रहा है कि वो उन्हें हर्ट करके मुझे हर्ट करेगा, बेचारा बहुत दुख होगा ना उसे, जब उसे पता चलेगा कि मुझे किसी भी चीज़ से हर्ट नहीं होता। बट अगर मैं अच्छे से सोचूं तो आई हैव टू सेव देम, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, आई नो वो मेरे फॉस्टर पेरेंट्स हैं, बट अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर से मुझे कोई और अडॉप्ट करेगा, फिर से मुझे कोई और अपना लेगा, कोई और मेरा फॉस्टर पेरेंट बनेगा। फिर मुझे ये लाइफ छोड़नी पड़ेगी, फिर मुझे एक नई जगह जाना पड़ेगा, न्यू तरीके से एडजस्ट होना पड़ेगा और फिर से वही झमेला। मैं ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इतनी बार कर चुका हूँ ना कि अब मुझे और नहीं करना। मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ काइंड ऑफ अ सेटल हो चुका हूँ और ये अच्छे लोग हैं, ये मेरी प्राइवेसी के ब्रीच नहीं करते, ये बार बार आके मेरा दिमाग नहीं खाते। एंड जस्ट फॉर दैट रीज़न आई हैव टू सेव देम। वेल, सबसे पहले मैं डीन को कॉल करता हूँ। डीन जब कॉल उठाता है मैं उसे बोलता हूँ कि मैं थोड़े दिनों के लिए घर आ रहा हूँ। डीन बोलता है क्या हो गया, एकदम से घर आ रहे हो तुम बिना कुछ इन्फॉर्म करे? सब सही? हाँ, बस आपकी याद आ रही थी, आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा कि मिल लूँ। ये बोल के मैं फ़ोन काट देता हूँ। मेरे को फिर से एक बार कॉल आती है, इस बार सहरा की होती है। मैं सहरा की फ़ोन पिक करता हूँ। सहरा उसी टाइम बोलती है कि बेटा बहुत आराम से आना बेटा, बहुत ज़्यादा ठंडा है तो एकदम गर्म कपड़े पहन के आना, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, देखना है ना, तो अपना ध्यान रखना बेटा, आराम से आना और मुझे बताते रहना कहाँ कहाँ पहुँचोगे, ठीक है? ओके, सो इन 2 बेचारों की जान को ख़तरा है, इन्हें पता भी नहीं है और ये इस टाइम मेरे को ये कह रहे हैं कि बहुत सर्दी लग जाएगी बेटा, देखना आराम से आना बेटा, कहीं कोल्ड ना लग जाए, कहीं फीवर ना हो जाए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अजीब लगा है सुनकर। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं करी थी, किसी ने मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाया था, किसी को एक्चुअली फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। बट सहरा
जो कि मेरी फॉस्टर मॉम है और जिसे लगता है मैं उसका चाइल्ड हूँ। हाँ, उसका ये कंसर्न मुझे कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है। ये जो वो मेरे लिए कंसर्न दिखाती है, इतनी चिंता करती है, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे कैसी अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब जब भी वो ऐसी बातें करती है तो इट्स जस्ट क्रिंज, इट्स जस्ट वियर्ड। वेल, जो भी हो, मैंने फ़ोन काटता हूँ और मैं चल पड़ता हूँ घर की तरफ। वेल, मुझे घर पहुँचते पहुँचते करीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं। जब मैं घर पहुँचने ही वाला होता हूँ तब मुझे फिर से एक मैसेज आता है, गेट रेडी बॉय, गेट रेडी बॉय। इसका क्या मतलब है? वेल, जितना मैं समझ सकता हूँ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, या फिर शायद हो चुका है। वेल, जैसे ही मैं ये सोचता हूँ मेरे दिमाग में एकदम से सैरा की इमेज आती है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। और मैं उसी टाइम भाग कर जाता हूँ। मैं घर पहुँचने ही वाला होता हूँ, मैं भाग कर जाता हूँ और मैं बस घर में पहुँचने वाला होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, पुलिस आई हुई है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत सारे लोग थे। वेल, मुझे वहाँ पहुँचते ही बहुत बुरी फीलिंग आती है, जैसे कि मानो मैंने कुछ खो दिया है, जैसे कि मानो मेरा कुछ लॉस हो गया है। मुझे नहीं पता मेरे को ये फीलिंग क्यों आ रही है। लॉस, वो भी मेरा आज तक कभी किसी ने लॉस नहीं किया। मेरे पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं, तो मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है मैंने। उस टाइम मैं कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बिहेव कर रहा था। मैं भागते हुए जाता हूँ और मैं पुलिस ऑफिसर से पूछता हूँ कि क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं। मैं भीड़ से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा। कि तभी एक औरत मेरे पास आती है जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थी, और वो मुझे बताती है कि मेरी जो मॉम है सैरा, उन पर गोली चली है, उन पर शूट हुआ है और उनको 2 गोली लगी है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए उनको उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाया गया। वेल, डीन भी अभी सैरा के साथ हॉस्पिटल में ही है। वेल, ये एक बैड न्यूज़ थी, बट पता है उससे भी ज़्यादा वर्स्ट क्या था? ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरा माइंड, मेरी बॉडी, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। मेरी धड़कनें एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। मेरे हाथ पूरे ठंडे हो चुके थे। मैं बोलना चाह रहा था बट मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं हिलना चाह रहा था, वहाँ से जाना चाह रहा था, बट मैं फ्रीज हो चुका था। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, और वो पानी नहीं, वो आंसू होते हैं। मैं रो रहा था। मैं, जिसने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं रोया, जिसको रोने का नाम से चिढ़ा, जिसे रोना एक इमोशन मेरे अंदर है ही नहीं। ये वाला इमोशन मेरे अंदर कभी नहीं था। मैं आज रो रहा हूँ, क्यों मुझे नहीं पता, बट मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता हूँ, और ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे एक साइड ये चल रहा है कि तू क्या कर रहा है, ये तू नहीं है, पर दूसरी साइड मैं बस पागल हो रहा हूँ। मैं रोना चाहता हूँ, मैं चिल्लाना चाहता हूँ, मुझे दर्द हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी के लिए सैड फील नहीं करा, तो फिर क्यों मैं सैरा के लिए इतना सैड फील कर रहा हूँ? क्यों मैं उसके लिए रो रहा हूँ? वेल, इससे ज़्यादा मैं कुछ समझ पाता कि अगले ही मोमेंट में मैं दौड़ रहा हूँ। मैं बस दौड़ रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल की साइड दौड़े जा रहा हूँ। मेरे को कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे आंखों से सिर्फ आंसू निकले जा रहे हैं। सब कुछ ब्लर हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा, बट मैं दौड़ रहा हूँ। और मैं दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल तक पहुँच जाता हूँ। जैसे हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट के पास जाता हूँ और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि सैरा कहाँ पर है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि सैरा, वो एक औरत जिसे बुलेट लगी थी, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा। ये बोलने में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। मैं बार बार रो दे रहा हूँ, मैं बार बार पॉज ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। सब आके मुझे बोल रहे हैं कि बेटा कोई नहीं, तुम सांस लो, तुम पानी पियो। जैसे कि मेरे को गोली लगी हो। मुझे नहीं लगी है, मेरी माँ को लगी है, और मुझे अब मेरी माँ से मिलना है। मैं रिसेप्शनिस्ट को पूछता हूँ कि सैरा नाम की एक औरत जिसे गोली लगी है वो कहाँ पर है। रिसेप्शनिस्ट मुझे रूम नंबर बताती है। मैं भागते हुए वहाँ पे जा रहा हूँ,
और जब मैं भाग रहा हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ। शायद मैं अभी तक डिनाइल में जी रहा था, बट जब वो अब मेरे सामने जाते हुए दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि सहरा मेरी ज़िंदगी से जा रही है, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत अजीब सा रियलाइजेशन हो रहा है जो कि मुझे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। वेल वट एवर इट इज़, बट दिस इज़ नॉट गुड। ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मुझे वीक बना रहा है। बट जो भी हो, मैं भागते हुए अब सहरा की तरफ जाता हूँ। मैं रूम खोलता हूँ। जब रूम खोलता हूँ तब मैं देखता हूँ कि अंदर डॉक्टर और डीन बैठे हुए हैं। डीन भागते हुए मेरे पास आते हैं और मुझे गले लगा लेते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ डीन, क्या हुआ? आप बोलो, किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता बेटा, बट शायद ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ कुछ गुंडे होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे और शायद सहरा को लग गई होगी, हमें कुछ नहीं पता। वो तो बस नॉर्मली अपने घर से बाहर जा रही थी मार्केट की तरफ, और कोई क्यों ही शूट करेगा सहरा को? वेल मैं तभी पूछता हूँ कि कैसी है वो, उनकी तबीयत कैसी है? तब वो बताते हैं कि सहरा खतरे से बाहर है। सहरा की जो बुलेट लगी थी वो लकीली ऐसे पार्ट्स में लगी थी जहाँ उसकी डेथ का चांस कम था। बुलेट्स निकाल दी गई है, ट्रीटमेंट कर दी गई है और अब सहरा ठीक है। मैं भागते हुए सहरा के पास जाता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कैसी है, उन्हें दर्द तो नहीं हो रही ना, वो ठीक तो है ना? मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ सहरा मुझे देखती है और रोने लग जाती है। जब वो रोती है वो अपने हाथ को मेरे ऊपर रखती है और मुझसे पूछती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, अच्छे से तो पहुँच गए ना, ठंड तो नहीं लगी? ठंड बहुत ज़्यादा है, तुमने गर्म कपड़े तो पहने हैं ना? इस औरत को गोलियां लगी है। ये औरत लिटरली मौत को छू कर आई है, या यूं कहो मौत को हरा कर आई है। और ये मुझसे पता है क्या पूछ रही है कि क्या मैं ठीक हूं, क्या मुझे सर्दी तो नहीं लग रही, क्या मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं? ऐसे कौन होता है? कौन तुमसे ऐसा पूछता है? क्यों पूछता है कोई? इन लोगों के अंदर सेल्फिशनेस कुछ भी नहीं है क्या? इन लोगों को अपनी पड़ी नहीं है? और मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कभी इनसे नहीं पूछता ना, तो मैं इन्हें कोई वो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट करता हूँ, फिर क्यों? तब मुझे एक आंसर मिलता है जो मैं ज़िंदगी भर अपने आप से पूछता था। मैं अपने आप से ज़िंदगी भर पूछता था कि अगर मेरे माँ बाप होते तो आज मैं कैसा होता? अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो आज मैं उनके साथ क्या कर रहा होता? क्या मैं भी एक अच्छा बच्चा बन रहा होता? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह अपने माँ बाप के साथ पीटीएम में आता, माँ बाप के साथ हॉलीडेज़ मनाता, माँ बाप के साथ खेलता, उनके साथ बड़ा होता? अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं कैसा होता? एंड आई गेस कि उसका आंसर मुझे आज मिल गया है, क्योंकि मेरे माँ बाप है। सहरा और डीन, यही मेरे माँ बाप है। मुझे लेट रियलाइज़ हुआ, बट हो गया। जब वो सहरा को गोली लगी थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे गोली लगी हो। इनफैक्ट मुझे भी लगी होती तब भी मुझे इतनी दर्द नहीं होती। तब भी मुझे पता है ना, अगर मुझे गोली लगी होती तो मैं क्या करता? मैं हंस रहा होता, और जिसने मुझे मारी है मैं उसे बोलता कि तू मुझे गोली मार सकता है बट मुझे मार नहीं सकता, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं वॉर जीतता हूँ, भले ही बैटल्स हार जाऊँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं ये सब बोल रहा होता उसको। बट आज जो मुझे फील हुआ है वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहता। मैं अपने माँ बाप को प्रोटेक्ट करूँगा। अभी तक मैं सिर्फ इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने आया था क्योंकि मेरा फ़ायदा था, बट अब मैं उन्हें इसलिए प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि वो मेरे माँ बाप है। उन्हें अगर एक जरा सी आँच भी आ गई ना, मैं पूरी दुनिया जला दूँगा, मैं सबको ख़त्म कर दूँगा, बट मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा। अभी तक ये सब सिर्फ एक गेम थी, मेरे लिए एक गेम थी। मेरे जैसा एक साइकोपैथ है, लड़ने में मज़ा आएगा, मारेंगे एक दूसरे को, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। बट अब ये सिर्फ गेम नहीं है, बल्कि अब ये एक जंग है। और ज़रा सोचो, जब मैं मजाक में किसी को मार सकता हूँ,
किसी को फंसाकर उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल भेज सकता हूँ, तो मैं उसका क्या हशर करूँगा जो मेरी फैमिली को हर्ट करना चाहता है, जो मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा दुख देना चाहता है, जो मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। पहले इसके साथ तो अब सब कुछ पर्सनल है और मैं इसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। अब ये सब सिर्फ एक खेल नहीं है। पहले मैं भी एक्साइटेड था, ये करेंगे वो करेंगे, साइकोपैथ वर्सेस साइकोपैथ, लड़ाई होगी, मज़ा आएगा। बट अब ये सब पर्सनल है। अब ये एक गेम नहीं बल्कि ये एक वॉर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर फॉर मी। और आप सबको पता है कि मैं छोटी बैटल्स हार सकता हूँ, बट वॉर हमेशा मैं ही जीतता हूँ। अब मैं सबसे पहले डैड के पास जाता हूँ। मैं डैड को बोलता हूँ कि मॉम को हमें घर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने पहले हम पे हमला किया है वो वापस हम पे हमला कर सकता है। डैड बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा, वो हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था। बट मैं डैड को कन्विंस कर देता हूँ और अब हम मॉम को अपने घर वापस लेकर आ चुके हैं। घर में एक स्पेशल कमरा होता है जहाँ पे हम मॉम को रखते हैं और मैं डैड को बोल के घर की सारी सिक्योरिटीज अपग्रेड करा देता हूँ। अब वहाँ की हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में थी। मैं एक बटन से वहाँ पे सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे बंद कर सकता था और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अगर कोई बाहर से आने की कोशिश कर रहा और मैंने बंद कर दिया दरवाजे, तो कुछ भी कर ले वो अंदर नहीं आ सकता। वो तोड़ दे, वो बॉम्ब भी फेंक देगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा, दरवाजे नहीं खुलेंगे। मैंने इतने स्ट्रॉन्ग वो करके रखे थे। वेल, अब सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब शुरू होती है हमारी जंग। वेल, अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। मैं मॉम के साथ ही होता हूँ, उनकी पूरी केयर कर रहा हूँ, उन्हें उठने भी नहीं दे रहा। जो भी उन्हें चाहिए मैं बेड पे ला कर दे रहा हूँ, पानी से लेकर दवाइयाँ, सब चीज़ें। 3 दिन बीत जाते हैं और उस साइकोपैथ का कुछ अता पता ही नहीं है। मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि वो कहीं बाहर से ही हम पे नज़र रख रहा है, क्योंकि हम जो साइको लोग होते हैं ना, हमारे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। हम तब तक वेट करते हैं जब तक सामने वाला कोई गलत मूव ना कर दे, और वो बस वेट कर रहा है मेरा कुछ गलत मूव करने का। और मैं एक भी गलत चाल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक भी गलत चाल उससे मेरी मॉम को छीन लेगा, उससे मेरे डैड को छीन सकती है। वेल, मॉम की अब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। डैड बोलते हैं कि ठीक है, मैं बाहर जाकर दवाइयाँ ले आता हूँ, बट अगर डैड बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि वो डैड पे अटैक करे। तो मैं डैड को मना करता हूँ कि डैड आप नहीं जाएंगे, मैं लेकर आता हूँ, आप मम्मी का ख्याल रखिए, मैं जाता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ और मैं चारों तरफ चौकन्ना होकर जा रहा हूँ। मेरी नज़र चारों तरफ है, वो कहीं पे भी छुपा हो सकता है। मैं हर तरफ देख कर दवाई लेने जाता हूँ। जब दवाई लेने जाता हूँ तो भी मुझे वो कहीं नहीं दिखता। ये करीबन 5-6 मिनट का रास्ता था और ये 5-6 मिनट के रास्ते को तय करने में मैंने 30 मिनट लगा दिए थे, क्योंकि मैं हर एक घर को स्कैन कर रहा था, हर एक जगह मेरी नज़र जा रही थी। बट वो बहुत ज़्यादा शातिर है, वो छुपा हुआ है, वो इस तरीके से छुपा हुआ है कि मुझे दिख ही नहीं रहा। मैं उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, ना मुझे उसके बारे में पता है। पहली बार मुझे डर लग रहा था, डर मेरे घर वालों के लिए। आज तक मेरे पास कोई भी नहीं था जिसके लिए मैं डरूं, जिसके लिए मैं रोऊं, जो मेरी कदर करते हो। बट अब अचानक से ही मेरे पास एक फैमिली थी और पहली बार मुझे ये अजीब सा डर लगने लगा था कि कहीं वो मेरी फैमिली पे अटैक ना कर दे, कहीं वो वहाँ ना चले जाए। सब कुछ सही तो है ना? मैं बार बार डैड को कॉल करके पूछ भी रहा था कि सब सही है ना, सब सही है ना। वेल, अब मैं फार्मेसी पहुँच जाता हूँ और वहाँ से दवाइयाँ लेने लग जाता हूँ। दवाई लेते लेते मुझे करीबन 10 मिनट हो गए होंगे। तो दवाइयाँ लेके मैं बस आ ही रहा हूँ कि तब मुझे एक और मैसेज आता है, गेट बैक होम बडी, गेट बैक होम बडी। व्हाट डज इट मीन? ये वही अननोन नंबर था। मैं उसे मैसेज करता हूँ कि तू कहाँ है, तू कौन है, हिम्मत है तो सामने आ, मुझसे लड़, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तेरा वेट कर दूंगा, बट तू मुझसे लड़। बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं पागल हो जाता हूँ। उसको पता चल चुका है कि मैं बाहर आया हुआ हूँ, उसको पता चल चुका है कि वहाँ पे मेरे घर वाले अकेले हैं। मैं डैड को कॉल करके बोलता हूँ कि डैड आप कहाँ पे हो, डैड आप ठीक तो हो ना? तभी डैड बोलता है कि बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने तो अभी मुझे बाहर बुलाया। मैंने कब आपको बाहर बुलाया? अरे तुम्हारे तो मुझे मैसेज आया था ना कि बाहर आ जाओ, थोड़ा काम है। मैं अपने फ़ोन को चेक करता हूँ और एक्चुअली मेरे फ़ोन से एक मैसेज गया हुआ है कि डैड आपसे कुछ काम है, आप बाहर आ जाओ। मेरा फ़ोन हैक कर दिया गया है।
मेरे सिस्टम्स हैक कर दिए गए हैं। मैं डैड को चिल्ला कर बोलता हूँ कि डैड वो मेरा मैसेज नहीं था, वी हैव बीन हैक्ड और प्लीज़ दौड़ के जाओ मॉम के पास जाओ, वो अकेली है। डैड जैसे ये सुनते हैं डैड भागते हैं, डैड भाग के जा रहे हैं अंदर की। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी ऑलरेडी अंदर है, वो अंदर मॉम के रूम में जा रहा है। डैड चिल्ला के भाग रहे हैं कि ए तू रुक वहाँ पे, तू रुक, मैं आ रहा हूँ, तू बाहर निकल। ऐसे चिल्ला रहे हैं, वो मॉम का नाम चिल्लाए जा रहे हैं, सहरा 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 करके। कि तभी अचानक से पूरे घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विंडोज़, डोर्स, सब कुछ लॉक्ड, क्लोज्ड, सब कुछ बंद हो गया। हम बाहर से दरवाजे तोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा फ़ोन हैक कर दिया गया था। जब फ़ोन हैक कर दिया तो इसका मतलब कि घर के सारे सिस्टम्स अब उस साइकोपैथ के कंट्रोल में है। मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मैं दौड़ के जा रहा हूँ, मैं हेल्प मांग रहा हूँ। पहली बार मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ कि अंदर कोई गया है, प्लीज़ 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 कुछ करो, कुछ हेल्प करो, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, मेरी मॉम की आवाज़। वो डरी हुई है, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है और बोल रही है कि हेल्प, प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ डोंट किल मी। वो आवाज़ सुन के मैं पागल हो रहा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ, मैं ज़ोर से मार रहा हूँ दरवाजे में, हाथ से मार रहा हूँ, मैं विंडोज़ हाथ से तोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे हाथ से पूरा खून निकल गया, सब कुछ हो गया, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी मॉम चिल्ला रही है, मैं अपने कान बंद करना चाहता हूँ, मैं वो चीख नहीं सुनना चाहता। वो बहुत दर्दनाक चीख थी। करीबन 5-6 मिनट तक मॉम चीखती है, 5-6 मिनट बाद एकदम डेड साइलेंस हो जाता है। और इस समय तक मेरे को और मेरे डैड, हम दोनों को रियलाइज़ हो गया था कि अंदर क्या हो चुका है। शायद मैंने सहरा को खो दिया है, डीन ने अपनी पत्नी को खो दिया, और जो वो किलर है वो इस रूम के अंदर है। मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रहा हूँ। मैं कुछ भी करके उसे मारना चाहता था। मैं उसे मारना भी नहीं, मैं उसे ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दुख देना चाहता था। मैं उसकी एक एक बॉडी पार्ट्स को काटना चाहता था। मैं बस उसके आने का वेट करता हूँ कि वहीं दूसरी साइड डैड ने पुलिस बुला दी है। पुलिस की पूरी कार्स आ चुकी है, सब कोई, हर कोई अपनी गन लेके खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि जो भी अंदर है वो बाहर आ जाए, और अगर वो औरत ज़िंदा है तो उसे ज़िंदा छोड़ दे, क्योंकि अगर आपने उन्हें ज़िंदा छोड़ा है तो हम आपको छोड़ सकते हैं, बट अगर किसी ने भी हार्म किया है, कुछ भी किया है तो हम आपको नहीं छोड़ सकते, आपको सज़ा हो जाएगी। उसे डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ, उसे कॉल कर रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, मॉम को मत कर, मैं तू मेरे साथ कर ले जो भी करना है, तू प्लीज़ मुझे मार दे बट उन्हें छोड़ दे। बट वो तो मैसेज सीन भी नहीं कर रहा। पर थोड़ी देर तक साइलेंस रहता है और एकदम से हमें एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ उस साइकोपैथ की है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। वो चिल्ला रहा है। क्या चल रहा है अंदर? वो क्यों चिल्ला रहा है? जितना हम सबको लगता है वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि हमने उसे घेर लिया है बाहर से। शायद उसको पता चल चुका है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, उसका गेम ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद उसका चिल्लाना भी बंद हो जाता है। करीबन आधा घंटे तक हम सब बाहर रहते हैं कि तब पुलिस आती है और वो पूरा ज़ोर लगाती है, यहाँ वहाँ से चीज़ें लेकर आती है डोर खोलने के लिए, और फाइनली वो एक दरवाज़ा खोल देती है। सब पुलिस वाले एकदम से अंदर चले जाते हैं, गन्स लेकर, पूरी प्रोटेक्शंस लेकर, सब शील्ड विल्ड लेकर, और मैं अपने डैड के साथ खड़ा हूँ। डैड घुटने में बैठ चुके हैं, वो रोए जा रहे हैं। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल था, वो मंज़र बहुत मुश्किल था। एक तरफ मेरी मॉम, दूसरी साइड मेरे डैड। मैं डैड को हक करा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि डैड कोई बात नहीं, डैड वो ठीक होंगी। तभी पुलिस वाले एक बॉडी को लेकर आते हैं। स्ट्रेचर में लेटी हुई एक बॉडी होती है। जब हम देखते हैं तो वो सहरा की होती है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं डैड को क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस चुप हो चुका हूँ, मैं नम पड़ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि एक सपना है। मैं बस उस सपने से उठना चाहता हूँ। ये रियल नहीं हो सकता।
इतने सालों बाद मुझे कोई अपना मिला था, मैं उसे नहीं खो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बट उस टाइम मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि वो जो साइकोपैथ है मुझे उसे मारना है, मुझे उसे ख़त्म करना है अपने हाथों से। फिर चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे मार दिया जाए, चाहे कुछ भी हो, आई हैव टू किल हिम। मैं भागते हुए अंदर जाता हूँ। सब मुझे रोक रहे हैं कि नहीं नहीं अंदर मत जाओ, अंदर खतरा है ये वो। मैं सबको हटा के अंदर जा रहा हूँ कि तभी मुझे पुलिस वाले दिखते हैं, और वो स्ट्रेचर में एक और बॉडी ला रहे हैं। जब मैं पास पहुँच के देखता हूँ तो वो बॉडी और कोई नहीं बल्कि उस साइकोपैथ की होती है। उसकी डेथ हो गई है, वो घर के अंदर ही मर गया है। पर कैसे? वो कैसे मर सकता है? सहरा, वो साइकोपैथ सब अंदर मर चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं फिर जाके उसे मैं बोलता हूँ कि ये नाटक कर रहा है, ये मरा नहीं है, ये पागल है। कि सब कहते हैं कि सॉरी सर, बट हम आपको इसे छूने भी नहीं दे सकते क्योंकि ये एक्चुअली में मर चुका है, और आप सारे एविडेंस बिगाड़ दोगे अगर आप इसे छूओगे तो, और आप पे भी कुछ एक्शन हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ मत छूइए। मैं वापस से डीन के पास आके बैठ जाता हूँ। मैं और डीन चुप है। हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या बोलें, हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। डीन थोड़ी देर बाद उठता है और वो मुझे बोलते हैं कि चलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, हम घर में चलते हैं। मैं आज तक सोचता था सबसे पावरफुल मैं हूँ, सबसे तगड़ा मैं हूँ। ये फीलिंग्स क्या होती है, प्यार क्या होता है, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ आपको वीक बनाता है। बट आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार करते हैं असली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वो होते हैं। डीन जिसने अपनी बीवी को खो दिया, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसे खो दिया। बट क्योंकि मुझे बुरा ना लगे, क्योंकि मुझे सदमा ना पहुँचे, डीन खड़ा होकर बोल रहा है कि जो हो गया उसे भूल जाओ बेटा, चलो घर चलते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है ये सब। मैं और डीन घर के अंदर आ जाते हैं। मैं अपने रूम में अकेला हूँ, डीन अपने रूम में अकेला है। हम दोनों को पता है कि इस टाइम हम दोनों को पर्सनल स्पेस चाहिए, किसी से बात नहीं करनी, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से भी कुछ नहीं बोलते। हम बस अपने अपने रूम में पड़े हुए हैं। और तब पुलिस वाले आते हैं और वो बताते हैं कि वो जो साइकोपैथ था, उसकी जो डेथ हुई है वो कोई ड्रग्स लेने की वजह से हुई है। सेम गोज टू सहरा की डेथ भी ड्रग्स की वजह से हुई है। बट ये कैसे हो सकता है? सहरा तो कभी ड्रग्स लेती नहीं थी। क्या उस साइकोपैथ ने ज़बरदस्ती सहरा को ड्रग्स दिए थे और फिर खुद लेके मर गया था? क्या हुआ था किसी को नहीं पता। पुलिस हमें यही बताती है कि ये केस यहीं क्लोज करा जा रहा है क्योंकि जिसने सहरा को मारा वो भी मर चुका है, तो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठ सकती। पुलिस ये बोल के चले जाती है। ये हमारे टाउन का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस है क्योंकि ना हमें मोटिव पता था और ना हमें मारने का ज़रिया। क्या वो खुद कैसे मर सकता है ड्रग्स देकर? अगर उसने सहरा को दिया भी है, खुद कैसे, किसी को नहीं पता। वेल, कहते हैं वक्त के साथ साथ आपके ज़ख्म भी भर जाते हैं, बट डीन के साथ ऐसा नहीं था। अब करीबन 7-8 महीने हो चुके हैं इस बात को, बट डीन आज भी सहरा को याद करता है। रोज़ सुबह उठता है तो सहरा की एक फ़ोटो है, उससे जाकर बात करता है, उसके सामने ही तैयार होता है और पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और सहरा को बताता है कि देखो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया, अब वो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, और आज अगर तुम होती तो तुम भी बहुत खुश होती हमारे बेटे को देखकर, बहुत खुश होती। मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी में चले गया हूँ, अपने अकेले रूम में रह रहा हूँ। वही जो डस्टिन का रूम था पहले, उधर ही रह रहा हूँ, उसी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। डस्टिन का नाम सुन के मैं पागल हो जा रहा हूँ क्योंकि उसके भाई ने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, मेरी दुनिया उजाड़ दी है। अब मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, कोई फालतू की प्लानिंग नहीं कर रहा, रोज़ क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, इनफैक्ट वहाँ पे अच्छे स्कोर लेकर पास हो रहा हूँ। दोस्त बना लिया मैंने, मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, खेलता हूँ, पूरे टाइम उन्हीं के साथ रहता हूँ। वो मेरे फ्लैट में भी आ जाते हैं बहुत बार। सो मेरी लाइफ अब एक नॉर्मल किड जैसी चल रही थी। काश सहरा होती, काश मुझे सहरा इस टाइप से देख सकती, काश वो देख सकती कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। काश। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं
कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था। ये इतनी बड़ी मिस्ट्री क्या कोई सॉल्व नहीं कर सकता? क्या किसी को नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था? मैं सबको मना करता हूँ कि नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था। बट एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो बोलते हैं ना, कभी कभी उसका विपरीत होता है, उसका अपोजिट ही होता है। जैसे कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बट रियलिटी ये थी कि मुझे पता था, मुझे पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, और किसने किया था। वेल, केस बंद हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो आई गेस आज मैं आपको बता सकता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक्टिंग करते करते बीत गई है। आई एम अ वेरी गुड एक्टर। तो फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि क्या पता इस पार्ट में मैं एक्टिंग कर रहा हूँगा, क्या पता जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्या पता सहरा और डीन मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, क्या पता मैंने उन्हें बस यूज़ किया हो सिर्फ एक ट्रैप के लिए। मैं पिछले 3 लेटर से आप सबको बता रहा हूँ कि मैं एक साइकोपैथ हूँ। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मेरी जंग इम्पोर्टेंट है। फिर आपको कैसे लग गया कि इस पार्ट में मैं बदल गया होऊंगा? शायद मेरे अंदर इंसानियत आ गई होगी, शायद मुझे किसी से प्यार हो गया होगा। मुझे किसी से प्यार नहीं होता, मैं बस उन्हें यूज़ करता हूँ, मैं बस एक्टिंग करता हूँ। सो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था, क्योंकि क्या है, ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने एक साइकोपैथ को हराया है। और ये लेटर तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि मैं अपनी अचीवमेंट बता सकूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। मैंने अपने मैंने अपने फॉस्टर पेरेंट्स सहरा और डीन को यूज़ किया था। जब वो साइकोपैथ मेरे पीछे पड़ा था ना, तो मुझे पता था कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़ता रहेगा, उसका टारगेट हमेशा से मैं हूँगा। और इसलिए मैंने चाल चली, मैंने ये दिखाया कि मेरे लिए तो मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मॉम डैड हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। जिसकी वजह से उस साइकोपैथ का मेरे से ध्यान हट गया और वो पड़ गया मेरे मॉम और डैड के पीछे। दैट वॉज अ ट्रैप डूड। कितना बेवकूफ़ था वो, कितना, कैसे कोई साइकोपैथ को ये लग सकता है कि हम जैसे लोग किसी को प्यार भी कर सकते हैं, अपना भी मान सकते हैं। हम तो बस जानवर हैं, जानवर के लिए कोई भी अपना नहीं होता। वेल, अब वो सहरा और डीन के पीछे पड़ता है और मैं उसके पीछे। जब मैं सहरा को वापस लेकर आता हूँ, जब सारे कंट्रोल्स मेरे पास थे घर के, और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं उस साइकोपैथ को देख लेता हूँ। जब मैं फार्मेसी जा रहा था तब मुझे वो दिख गया था और मैं समझ गया था कि अभी अगर मुझे दूर जाने देगा और घर में सिर्फ मेरे डैड जो कि डीन है वो बाहर आ जाए तो ये पक्का अंदर जाएगा। तभी मैं मैसेज करता हूँ कि डीन कुछ काम है, आप बाहर आ सकते हो क्या? और ऐसा ही होता है, वो बाहर आ जाते हैं। अब घर में मेरी मॉम अकेली थी, या यूँ कहूँ कि घर में सहरा अकेली थी। ये अवसर देखकर उस साइकोपैथ से रुका नहीं जाता, क्योंकि वो 3 दिन से यही तो चाह रहा था। वो भागकर अंदर चला जाता है। तब मैं पूरे घर को लॉक कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्लोज्ड। वेल, सबको मैं यही बोलता हूँ कि हैक हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट एक्चुअली में वो सब मेरे कंट्रोल में था। सहरा सिर्फ एक चारा थी उस साइकोपैथ को पकड़ने के लिए। तो जब वो साइकोपैथ उस रूम में जाता है, मैं उस रूम को भी बंद कर देता हूँ। अब वो बाहर नहीं आ सकता था।
अब सहरा और वो एक रूम में फंसे हुए थे जब सहरा 6-7 मिनट के लिए चिल्लाई जा रही थी। और तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? मैं क्यों उसे सहरा के साथ बंद करना चाहता था? मैं क्यों उसे एक रूम में बंद करना चाहता था? क्योंकि क्या तुम्हें याद है पिछले पार्ट में मैंने एक ड्रग बनाया था, 2 ड्रग्स को मिलाकर जो ओवरडोज दे देते हैं। इतने ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है जो इंसान उस ड्रग को ले ले उसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। वेल, वो ड्रग मेरे पास बचा हुआ था। उस ड्रग्स को मैं अपने एसी जो होता है ना उसके अंदर डाल देता हूँ, जो पंखा होता है उसके ऊपर रख देता हूँ। और जब ये दोनों उस रूम में बंद होते हैं तब मैं वो पंखा भी चला देता हूँ, एसी भी चला देता हूँ, जिसकी वजह से पूरे रूम में वो ड्रग ही ड्रग फैल जाता है। ये लोग बाहर भी नहीं आ सकते थे। सांस तो लेनी थी ना, सांस आखिर कितनी देर तक रोक सकते थे? जब ये सांस लेते हैं धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली वो ड्रग इनके अंदर जाता रहता है और फिर एक टाइम आता है जब ओवरडोज हो जाता है और इन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। पुलिस ने बताया था ना सहरा की डेथ भी ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी और उस साइकोपैथ की भी ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। अब समझे वो ड्रग्स आया कहाँ से था? अब समझे उन दोनों ने ड्रग्स लिया कैसे था? और अब समझे कि मेरी एक्टिंग कितनी तगड़ी है यार। वेल, मुझे तो क्या सहरा के जाने का, मेरी मॉम चली गई यार। तुम समझ नहीं सकते एक्चुअली कि मेरे को कितना सदमा लगा इस बात से। एक मॉम के जाने का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट क्या करूं यार, मैं तो शुरू से ही बोलता हूं कि कभी कभी छोटी बैटल्स हारनी पड़ती, बड़ी वॉर जीतने के लिए। सो जैसा कि मैंने तीनों पार्ट में बोला है, हम एक बार फिर बोलेंगे कि मैं बैटल्स हार सकता हूँ बट वॉर हमेशा मैं ही जीतता हूँ। और इस बार भी जीत मेरी ही हुई। और इसी के साथ मेरा ये लेटर खत्म होता है। मेरी अचीवमेंट्स खत्म हो गई। वेल, आगे कुछ और होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट अभी के लिए इतनी काफ़ी है। सो बाय बाय एंड टेक केयर। वेल, अब वो मिस्टर एस पूरा लेटर पढ़ के रख देते हैं। अब वो पहली बार उन्होंने सर्च भी नहीं करा क्योंकि उन्हें पता है कि उस साइकोपैथ ने जो भी बोला है वो सच ही होगा, क्योंकि पिछले 2 लेटर्स में भी सच ही था। और ये सब लेटर्स पढ़ने से मिस्टर एस को एक चीज़ समझ आ गई थी कि जो भी है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा शातिर है। और अगर उसने मिस्टर एस को ये लेटर्स भेजे हैं इसका मतलब वो भी मिस्टर एस पे नज़र बनाए रख रहा है। मिस्टर एस को इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं चाहिए था, क्योंकि क्या है ना, मिस्टर एस के पास एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो वो अपनी फैमिली को बिल्कुल हार्म नहीं कर सकता। इसलिए मिस्टर एस डिसाइड करते हैं कि मैं जो भी साइकोपैथ है मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं सब चीज़ों से रिटायरमेंट ले चुका हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं रिटायर्ड ही रहूँ। और फिर मिस्टर एस ये जो जितने भी लेटर्स होते हैं वो अपने ब्लॉग में डाल देते हैं और उसके साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है गाइस। और उसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म होती है। द जर्नल ऑफ अ साइकोपैथ, द एंड। सो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसी स्टोरीज और भी आने वाली है। आप सब मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर आप कोई स्टोरी सुनना चाहते हो या कुछ भी। और अगर आपके पास भी अपनी स्टोरीज है तो मेरे को मेल पर आकर सेंड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच जो प्यार आपने इस सीरीज़ को दिया है। मतलब वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्चुअली ज़्यादा है। मतलब हर एक कमेंट मैंने देखा है आपका, और जितना कमेंट में आपने प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।